यूपीएससी एक वॉर की तरह है, एक ऐसा वॉर जिसमें यूपीएससी एग्जामिनर के पास बहुत सारी चालें होती है कि यही वो गलतियां हैं जिसकी वजह से ज्यादातर एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एज वेल एज कि जब तुम उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और वो प्रैक्टिकली तुमको मजबूर कर देते हैं कि तुम कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। कि यूपीएससी तुम्हें कैसे ट्रैप करता है, वो कौन से पेन पॉइंट्स हैं जिनको कि आपने अवॉइड करना है। आज मैं जिस सेशन में तुम्हारे को स्वागत कर रहा हूँ वो 2026 के लिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है। एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं तुम्हारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज। ये एक बार तुमने कर लिया, तुम लोग चैंपियन बन जाओगे। 2026 के प्रीलिम्स प्रिपरेशन में जिस टॉपिक को मैंने आज चूज किया है वो है द दोस्तों, तुम लोगों को कोई बताता है कि जब तुम किसी एमसीक्यू को टॉलरेट करते हो, टैकल करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो तुमसे एक्चुअली गलती क्या होती है। यूपीएससी एक वॉर की तरह है, एक ऐसा वॉर जिसमें यूपीएससी एग्जामिनर के पास बहुत सारी चालें होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं और वो प्रैक्टिकली तुमको मजबूर कर देते हैं कि तुम कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। आज मैं जिस सेशन में तुम्हारे को स्वागत कर रहा हूं वो 2026 के लिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है। एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं तुम्हारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज। 2026 के प्रीलिम्स प्रिपरेशन में जिस टॉपिक को मैंने आज चूज किया है वो है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज नहीं कराने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ट्रैप यू। मैं और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि यूपीएससी तुम्हें कैसे ट्रैप करता है, वो कौन से पेन पॉइंट्स है जिनको कि आपने अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एज वेल एज कि जब तुम उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में तुम्हें पार्टिसिपेट भी करना है एंड यू विल हैव टू मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ आल्सो। अपने आप को भी बताना होगा कि यही वो गलतियां हैं जिसकी वजह से ज्यादातर एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं। सो बहुत धीरे से मैं तुम्हारे साथ 10 क्वेश्चंस करने वाला हूं। डोंट मिस टिल द लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक एक टॉपिक हम लोग करेंगे और पूरा का पूरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिवाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स, यू शुड ऑल्सो नो about two many very important offers from an academy. पहला ऑफर is the 19,999। ये इससे ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस क्या होंगे, बट प्लीज याद रखना कि ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। अलोंग साइड दैट हम लोगों ने एक प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम बनाया है विच इज अ क्रैश कोर्स फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स ऑफ 2026। मैं भी तुम्हें वही 26 के लिए पढ़ा रहा हूं और साथ में अगर तुम 1-to-1 पढ़ना चाहते हो देन नियरली एट 9,999 तुमको ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू ऑल ऑफ यू। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट दो, 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, आराम से सोच समझ के आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? A. Separation of powers between the legislature and the executive. B. Fixed tenure for the prime minister. C. Collective responsibility of the council of ministers to the Lok Sabha. D is direct election of the president. 60 seconds में से 15 सेकेंड निकल चुके हैं, 45 सेकेंड्स बाकी है। फटाफट आंसर दो, A B C D। भाग दौड़ करो, सोचो कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? So the clock is ticking. Don't waste a single more moment. Hurry up. A, B, C, D. और अपने आप को वैसे ही सोचो कि तुम एग्जाम में हो तो तुम कैसे दोगे। Go for it. 30 seconds to go. पंद्रह सेकेंड बच गए। फेयर इनफ। पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इसमें ट्रैप क्या था। सबसे पहले तुम्हें ट्रैप समझना बड़ा जरूरी है। ज्यादातर लोग जो इस तरह के क्वेश्चन में ट्रैप में फंस जाते हैं वो इसलिए फंस जाते हैं बिकॉज उनको लगता है सब कुछ करीब करीब सेम ही लग रहा है, सब कुछ क्लोज सा लग रहा है, तो वो अपने आप को ऐसा सोचने लगते हैं यार ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक तो ये भी लग रहा है, ठीक तो वो भी लग रहा है। Nobody pays very close attention to the word that is the devil lies in the detail. अब इस बात को समझने के लिए
एक और बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फुर्सत से पढ़ लेते हैं। सो पहली जो स्टेटमेंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अभी के लिए इसको करेक्ट मान के रख लेते हैं। दूसरा इज फिक्स्ड टेन्योर फॉर द प्राइम मिनिस्टर। क्या यह बात सच है? सर्टेनली सच नहीं है, बिकॉज फिक्स्ड टेन्योर फॉर द प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता। आराम से पढ़ते। फिक्स्ड टेन्योर फॉर द प्राइम मिनिस्टर मतलब एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज चांद बदल जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाया नहीं जा सकता, ऐसा तो है ही नहीं। तो ये चॉइस तो गलत है, तो बी को एलिमिनेट कर दो, हटा दो। फिर सी भी छोड़ दो अभी के लिए, अभी डी पे चलते। डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट। भाई डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होता इंडिया में। इंडिया में प्रेसिडेंट साहब इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो ये भी चॉइस गलत हो गई। तो बी भी हट गया, डी भी हट गया। अब दो ही कॉन्सेप्ट रह गए, एक रह गया ए और एक रह गया सी। तो हमने एलिमिनेशन कर लिया और बी और डी को हटा दिया। तो भाई ये जो हमारे कौन है, ये गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बताओ यार हद हो गई। ये जो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी साहब है, भाई इनको बता दिया जाए कि दो चॉइसेस तो एलिमिनेट हो गई है सब क्लोज लगने के बावजूद, लेकिन मुझे तो आंसर एक ही देना है। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? उसके लिए तुम्हें एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। सो मैंने आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 का स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसमें 75 सब क्लॉज 3 क्लियरली बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि टू द लोकसभा। ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये जब मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो मुझे ज्यादा सोचने का, विचार करने को रहा नहीं। अब इसको दोबारा आ जाते हैं। ए को देखना है और सी को देखना है। सी चॉइस को दोबारा पढ़ो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा। एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में से ये क्वेश्चन आया है और ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑफ यूपीएससी। तो तुमको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि इनका सोर्स क्या था। यही फर्क होता है। देखो शब्द समझो, पहली वाली लाइन भी ठीक है कुछ हद तक, राइट, लेकिन वो सिर्फ लगता है सेम है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, लेकिन हमारे यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि हम उसको ये बोल सकें कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का बेसिस हो जाता है। इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारे यहां सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। अमेरिका चलते हो, अगर तुम अमेरिका चलोगे, यूएसए चलोगे, तो वहां पर यह आंसर सही निकलेगा। नॉट इन इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में तुम्हें आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन आया, देखो थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा अप्रोच लगता है, आंसर आ जाता है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मर्जी सोच लो, द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डी पीपल। 60 सेकेंड से क्विकली आंसर दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जल्दी से ए बी सी डी कमेंट करो ताकि मुझे पता चले वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। ये टाइम पास क्वेश्चंस नहीं है, ये एक बार तुमने कर लिया तुम लोग चैंपियन बन जाओगे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर द पीपल ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन में क्या ट्रैप है? इस क्वेश्चन में जो ट्रैप है वो ये है, द वर्ड यूज किया गया है पावर। जब आप वर्ड पावर यूज करते हो तो मान के आदमी को ऐसा लगता है यार या तो पार्लियामेंट के पास पावर होगी, या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होगी, या फिर प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, अरे कोर्ट के पास पावर होगी, सीबीआई के पास पावर होगी। ये पावर वर्ड आते ही तुम कहां पर भी चले जाओगे, लेकिन तुम पीपल कभी नहीं सोचोगे। तो हमारी चॉइसेस में भूल जाते हैं कि पार्लियामेंट लिखा है, प्रेसिडेंट लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है, लेकिन हमारे यहां पर जो प्रियम्बल है
वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। वी द पीपल से पावर निकलती है, इसलिए लिखा है अल्टीमेट पावर। एक्चुअली सारी ताकत, वर्ड ताकत यानी कि पावर से निकल रहा है, वो पीपल से निकल रहा है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, चारों तरफ ये वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड निकला है, इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में डेमो वर्ड इज पीपल, क्रेसी यानी कि रूल बाय द पीपल। इसलिए लिंकन ने बोला था इट इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। वर्ड्स एग्जैक्ट पकड़े जाओगे तो तुम्हें ये सब जो मन में तुम्हारे विचार उठ रहे हैं, अरे भगवान पावर कैसा पीपल के पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो। हमारे पास बहुत कुछ है, बिकॉज जो भी पावर है वो एक्चुअली हमारे से निकल रही है। सो इस तरह से अगर आप अप्रोच लोगे, अगर अपनी इंग्लिश सोचोगे, अपना दिमाग लगाने की सोचोगे, तो तुम कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ करोगे। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये पॉलिटी है बच्चा, पॉलिटी जब पढ़ोगे तो सब्जेक्ट टेक्निकल ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। फिर 60 सेकंड दे रहा हूं, सोच समझ के आंसर दो। Which amongst the following is involved in the introduction of the budget? जल्दी से आंसर, 60 सेकेंड्स। एक एक वर्ड को पढ़ो, मैं तुम्हें ट्रैप भी बता रहा हूं, तो तुम्हें यह बात तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि तुम इसको बहुत सोच समझ के आंसर दो कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला। विच अमंग्स द फॉलोइंग, देखो मैंने उसको ऊपर कोट्स भी डाले हुए, इन्वर्टेड कॉमर्स डाले हुए, और इसका भी मैं पहले तुम्हें ट्रैप बता देता हूं। देखो ज्यादातर लोग बजट वर्ड देखते हैं और फिर वो लोग आंसर देने हुए भागदौड़ कर लेते हैं। वर्ड इज इंट्रोडक्शन। ट्रैप जो है वो इंट्रोडक्शन वर्ड से। तुम लोग बजट के ऊपर ध्यान देख रहे हो, इसलिए तुम लोग चले ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल नहीं है, उसमें इंट्रोडक्शन वर्ड यूज किया है। ये शुरुआत कहां से हो रही है, और इसको शुरुआत करने के लिए तुम लोगों ने बहुत सारा, देखो मैंने तो एक छोटा सा न्यूज आइटम निकाला। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां दिख, फोटोग्राफ में दिख रहा है हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन लोकसभा में उसको पेश कर रही हैं। बट वो पहले लोकसभा में पेश होता है, इंट्रोडक्शन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बजट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मनी बिल। ये एक मनी बिल है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। स्टेट्स के लेवल पे मनी बिल हमेशा विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा। जो भी डायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेस होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष चुनावों से जो जीत कर आते हैं, मनी बिल वहां पर से ही शुरू हो सकता है। इंट्रोडक्शन हमेशा वहीं से होता है। सो देन द ऑब्वियस आंसर बिकम्स ए। तो याद रखना, वर्ड इज इंट्रोडक्शन। उस दिन आंखें खोल के उस वर्ड को देखना। बजट लिखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट है, तो आंसर विल बिकम ए और लोकसभा। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 60 सेकेंड्स है, जल्दी से आंसर। Which of the following is not subject to dissolution? Hmm, 30 seconds रह गए। लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन में क्या ट्रैप है? अब यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसमें जरूर कोई ना कोई तो खेल होगा। खेल ये है कि ये वर्ड ऊपर वाला नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये बड़ी हेवी इंग्लिश है। हाँ यार, ये तो ज्यादा ही हेवी इंग्लिश है। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये कैसी इंग्लिश है? और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पढ़ने पढ़ाने वाले इसको बहुत सिंपल या फिर
सिंपल से भी ज्यादा लेमैन भाषा में बात करने लगते हैं। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये वकीलों का सब्जेक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ने वाला बात है, इसीलिए यहां पर तुम्हें एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के तुम्हें दिखा दूं, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट पढ़ाया है, तो वहां लिखा क्या है? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। एग्जैक्टली हूबहू कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी शब्द को यहां यूज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। सबको पता है, इसका मतलब यही है कि इट इज नॉट डिसॉल्व्ड, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। आई अंडरस्टैंड दैट, आई गेट इट, आई हेयर यू, लेकिन द वर्ड हियर इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन लिख कर आएगा, और उस दिन तुम्हारे मन में भांति भांति प्रकार के विचार उठेंगे, एंड यू वोंट नो, यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन का कहीं कुछ और मतलब तो नहीं है, कुछ और मतलब नहीं है। इफ यू स्टडी इट फ्रॉम द सोर्स, अगर तुम करेक्ट सोर्स से पढ़ोगे, अगर तुम उसी लैंग्वेज को पढ़ोगे, देयर इज नो रीजन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो क्लियर शब्दों में लिखा था काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, और जब नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है तो ऑटोमेटिकली आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलो एक और करते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज द हाउस ऑफ एल्डर्स? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? Which of the following is known as the house of elders? 45 सेकेंड्स रह गए हैं, जल्दी से क्विकली आंसर दो। और देखो, ट्रैप में मत फंसना, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। Which amongst the following is known as the house of elders? लोकसभा, राज्यसभा, both of the above या none of the above? तो यूपीएससी पूछ रहा है, यूपीएससी अगर पूछेगा तो जरूर कोई ना कोई ट्रैप लेकर आ रहा होगा, जरूर उनके दिमाग में कोई ना कोई तो आइडिया होगा, कुछ तो ऐसी चाल होगी, कोई ना कोई ऐसा पेन पॉइंट होगा, कोई ना कोई लैंड माइन जरूर होगा जो कि फटने वाला है। तो इसमें आंसर में क्या ट्रैप होता है? इस ट्रैप में यह होता है कि हमने इस तरह से, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस तरह से सोचते ही नहीं कि ये हाउस ऑफ एल्डर्स कहां लिखा है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, एक में इतने मेंबर्स होते हैं, एक में उतने मेंबर्स होते हैं। ऐसा तो सोचा ही नहीं था। ऐसा इसीलिए नहीं सोचा था बिकॉज तुम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर रीडिंग नहीं की। एक सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग होती है जो मेरे को फैक्ट बताती है, और सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में तुम्हारे एजुकेटर का फर्ज होता है, तुम्हारे टीचर का फर्ज होता है कि वो तुम्हें यह बात पता है कि इससे क्या मतलब निकाला जा सकता है, इसका क्या निष्कर्ष है। तो अगर मैं आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूं तो उसमें 84 में सब क्लॉज बी बोलता है दैट इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो भी मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना होता है वो लेस देन 30 इयर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 साल या 30 साल से ज्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए। एंड द सेम गोज फॉर लोकसभा, बट उसमें इंस्टेड ऑफ 30 वहां लिखा हुआ है 25। तो 30 बड़ा कि 25 बड़ा? सो 30 बड़ा। तो बड़ी उम्र वाले को क्या बोलते हैं? एल्डर्स। इसीलिए राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स। तो हमने आर्टिकल 84 नहीं पूछा तुमसे, हमने एज भी नहीं पूछी तुमसे, हमने तो सिर्फ यह बात पूछा कि हाउस ऑफ एल्डर्स कौन से होते। बट पॉइंट यहां पर यह है कि इस तरह से सोचते बहुत कम है। तो यूपीएससी को मालूम है कि यार ये पूछेंगे ना कि मिनिमम एज क्या है तो बता देंगे, एक जगह 30 है, एक जगह 25 है। वो उसका तो फर्स्ट लेवल थॉट तो आ गया, लेकिन सेकेंड लेवल थॉट कौन देगा? सेकेंड लेवल थॉट आते ही तुम्हारा आंसर ऐसे आ जाएगा, आंसर विल बिकम राज्यसभा। सो इस तरह से पढ़ते हैं पॉलिटी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर रिजाइन्स टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। लोकसभा स्पीकर रिजाइन्स टू द, किसको रिजाइन करते हैं?
स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? सोच समझ के आंसर दो। देखो मैं धीरे धीरे तुमको सारे का सारा पार्लियामेंट भी पढ़ा रहा हूं। तो लोकसभा स्पीकर किसको रिजाइन करते हैं? एक एक करके धीरे धीरे, ये एमसीक्यूज एक पर्टिकुलर पैटर्न में जा रहे हैं ताकि तुम्हारा धीरे धीरे सारा का सारा टॉपिक रिवाइज हो जाए। ऑलराइट, सो लोकसभा स्पीकर रिजाइन्स टू द, और इसका आंसर आने से पहले ट्रैप है। ये ज्यादातर लोग पढ़ते टाइम पहले लोकसभा पढ़ लेते हैं, फिर राज्यसभा पढ़ लेते हैं, फिर लोकसभा के स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को अलग पढ़ लेते हैं, फिर चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन अलग पढ़ लेते हैं। या तुम्हें नहीं लगता कि एक कंसोलिडेटेड वे में स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए कि कौन किसको रिजाइन करता है? इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जाए कि वहां से भी पढ़ो, यहां से भी पढ़ो? एक छोटा सा 5 सेकंड का मैं तुम्हारे लिए काम कर देता हूं जो तुम्हें जिंदगी भर साथ देगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन करेंगे। लोकसभा हो गया, लोकसभा एक दूसरे को बिल्कुल इन्वर्टेड हो गया। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को। अब राज्यसभा चलते हैं। राज्यसभा में याद रखना, जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट को रिजाइन अपने देते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को देते हैं। तो एक ही फर्क हो गया। तो फिर से याद रखना, लोकसभा में कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को। फर्क आता है राज्यसभा में। राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन तो चेयरमैन को रिजाइन करते हैं, लेकिन जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करते हैं। इतना सा एक पैराग्राफ अगर तुम्हें याद हो गया तो यूपीएससी के बहुत सारे ट्रैप क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। यू विल नॉट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हे भगवान क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ वो जो येलो में मैंने मार्क किया है उसको अलग से याद कर लो, बाकी सब इन्वर्टेड ही है। स्पीकर टू डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर टू स्पीकर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लोकसभा स्पीकर किसको रिजाइन करेंगे? लो, अगर तुम्हें ये 4 लाइंस याद है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो सीधा सीधा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा पे होगा। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू मेक दिस एग्जाम इजी एंड मैनेजेबल फॉर योरसेल्फ। लेकिन वो ट्रैप से बचाएगा कौन? चलो एक और क्वेश्चन। If the government has to demonstrate its strength on the floor of the house, it can have a motion of confidence in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha, both of the above या फिर none of the above। चाहे वो कॉन्फिडेंस मोशन हो चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, अगर हमको कोई भी ऐसा मोशन है तो वो कहां पर शो करना है? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तुम्हारे पास रह गए हैं 45 सेकेंड्स। हरी अप। फिर मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन यूपीएससी का एक पर्टिकुलर पैटर्न में आता है, एक ट्रैप लेकर आता है, एक लैंड माइन होती है। जैसे तुम अपनी तैयारी कर रहे होते हो ना स्ट्रैटेजी की, वैसे ही यूपीएससी का एग्जामिनर भी एक स्ट्रैटेजी के तहत ही तुमसे क्वेश्चंस पूछता है। वो मैं तुम्हें इस पूरी सीरीज में बता दूंगा। सो डोंट मिस द सीरीज फॉर एनीथिंग इफ यू आर सीरियस अबाउट क्रैकिंग दिस एग्जाम। तो अब रह गया हमारे पास 10 सेकेंड, क्विकली आंसर देना। तो आंसर आते टाइम इसका ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि तुम लोग न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, जो हम लोग बार बार तुम्हें बोलते हैं कि रोज सुबह उठो, ब्रेकफास्ट भी मत करो, कुछ भी मत करो, सबसे पहले अखबार पढ़ लिया करो। न्यूज़पेपर पढ़ते ही तुमको बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, वो तुम्हारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो काश न्यूज़पेपर पढ़ा होता, ये यूपीएससी को मालूम होता। तो ऐसा इतने सारे न्यूज़पेपर हैं। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाउ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन वर्क्स इन द लोकसभा। लो जी, पहला ही लिखा है। फिर लिखा है लोकसभा स्पीकर एक्सेप्ट्स नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड बाय ऑपोजिशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। चारों तरफ लोकसभा 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 ही सुनाई देगा, कहीं राज्यसभा का कोई जिक्र नहीं है। इसका रीजन यह है कि राज्यसभा का इसमें रोल 0 है, ना पहले ना बाद में। राज्यसभा में कभी ना कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत पड़ेगी ना नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत पड़ेगी। इसमें 0 रोल है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, 0 रोल। ना शुरुआत ना अंत, ना उनसे पूछना है, ना वहां जाना है,
ये केवल लोकसभा का बिजनेस है, नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा हैज नो रोल टू प्ले इन दिस। लेकिन ये चीजें तुम्हें कोई नहीं करता, तो इसलिए अगर न्यूज़पेपर खोल के देखोगे एंड एवरी डे इफ यू रीड द न्यूज़पेपर यू विल काइंड ऑफ फिगर इट आउट विदाउट एनी एफर्ट कि यार राज्यसभा का तो कभी नाम ही नहीं आया। इट्स ऑलवेज अबाउट लोकसभा, हेंस द आंसर बिकम्स ए। सो अगर मुझे कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आया क्वेश्चन तो भी लोकसभा, अगर मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्वेश्चन आया तो भी लोकसभा। आई डोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट द राज्यसभा इन सच अ क्वेश्चन। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अमेजिंग क्वेश्चन, और तुम्हारा पूरा का पूरा पार्लियामेंट रिवीजन होने के रास्ते पे आ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हरी अप, यू हैव 60 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब तो 30 रह गए। क्विकली आंसर। quickly answer this question. So इसमें ट्रैप क्या था सर? इसमें ट्रैप ये था कि बहुत सारे पॉलिटी में ऐसे शब्द है जो ये डिनोट कर देते कि वो एक ही काम, एक ही ऑफिस दो अलग अलग रोल से करते। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं तुम्हें बोलूं सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया कौन है, या डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो भी प्रेसिडेंट ही है। नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव कौन है, वो भी प्रेसिडेंट ही है। ऑफिस ऑफ द सेरेमनी किसको बोला जाता है, वो भी प्रेसिडेंट को ही बोला जाता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, वो भी प्रेसिडेंट ही है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, वो भी प्रेसिडेंट ही है। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस होते हैं जो कि सेम टू सेम माने जा सकते हैं। उसी तरह से अब लोग ऐसे पढ़ते नहीं है। हम एक बार यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ लेते, फिर यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ लेते। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये दोनों फोटोग्राफ्स दिखा लूं तो ये दोनों फोटोग्राफ्स श्री सीपी राधाकृष्णन साहब की है, जिसमें ऑन द वन हैंड जो मैंने वेबसाइट की फोटोग्राफ लाई है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखे हुए, और ऑन द अदर हैंड लिखा हुआ है राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन होल्ड्स फर्स्ट मीटिंग विद पार्टी फ्लोर लीडर्स। इसका मतलब है जो वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसी वर्ड को यूज किया गया है इन द वर्ड व्हाट इज कॉल्ड एज एक्स ऑफिशियो। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वहां लिखा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो, यानी कि कमिंग आउट ऑफ द ऑफिस। जिसने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑक्यूपाई कर लिया वही चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाएगा। सिंपल एज दैट। तो कोई क्वेश्चन में कठिनाई नहीं होती अगर तुम देखो कि यार ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कौन करे कि ये अगर सेम टू सेम ऑफिस है तो। सो दिस इज हाउ यू स्टडी द टॉपिक। Which amongst the following is involved in the passing of an ordinary bill? लोकसभा, राज्यसभा, both of the above या फिर none of the above? 45 seconds दे रहा हूं मैं तुमको। Which amongst the following is involved in the passing of an ordinary bill? लोकसभा, राज्यसभा, both of the above, none of the above? Hurry up. जल्दी जल्दी सोचो सोचो, और ये भी सोचो कि एक यूपीएससी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा होगा। ऐसा पूछ रहा होगा बिकॉज उनके पास कोई ना कोई ट्रैप होगा, कोई ना कोई उनको मालूम है कि स्टूडेंट्स या तो एग्जाम देते टाइम या फिर प्रिपरेशन के टाइम कुछ मैसिव गलतियां कर बैठते हैं। सो क्या होगा इसका आंसर? सोच समझ के आंसर देना। यू हैव 15 मोर सेकेंड्स, हरी अप। और इसका आंसर क्यों ट्रैप होता है? बिकॉज वर्ड यूज कर लिया जाता है इन्वॉल्व। ये नहीं पूछा गया है कि पहले कहां से आ रहा है, बाद में कहां से आ रहा है, इंट्रोडक्शन कहां हो रहा है, बाद में किसके पास जाता है।
ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। सिर्फ पूछा गया है कि इन्वॉल्व कौन है, कहीं से नहीं हुआ। पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो वो मनी बिल का था और उसमें इंट्रोडक्शन पूछा था। इस केस में मैंने इंट्रोडक्शन नहीं पूछा है, इसमें मैंने इन्वॉल्व वर्ड यूज किया है, यानी कि वो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, वो इन्वॉल्व है। दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे इसके लिए आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लूं तो उसमें साफ क्लियर है दैट अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस इट हैज बीन अग्रीड टू बाय both houses, either with amendment or with such amendments as are agreed by both houses। तुम लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हो एक साधारण विधेयक को, तुम राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो भी राज्यसभा ने उसको पास करना पड़ेगा, और राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया तो बाद में फिर लोकसभा के पास भी जाएगा, दोनों पास करेंगे तभी उसको प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जा सकता है। तो ये कहां से आया? ये आया 107 से। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड डेंस बुक हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कि उसको सिंप्लीफाई करना, उसको डाइसेक्ट करना और तुमको उसको पैलेटेबल इजीली यूजेबल फॉर्म में डालना, वो एक एजुकेटर का काम है। अदरवाइज तुम इस तरह के क्वेश्चन में बड़े इजीली ट्रैप होते हो, बिकॉज वर्ड यूज कर दिया गया है इन्वॉल्व, कहीं नहीं लिखा गया इंट्रोडक्शन, कहीं नहीं लिखा गया पहले कहां बाद में कहां। इन्वॉल्व का मतलब है अग्रीड टू बाय बोथ द हाउसेस। सो लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी डेल्ट विद इन अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108? मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, क्विकली आंसर दो। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108 में कौन सा बिल को यूज किया जा सकता है या पास किया जा सकता है? मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तुम्हारे पास रह गए हैं 30 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। You have 30 seconds to answer this question quickly. 10 seconds and let's go with the answer. ट्रैप ये है कि इतना डिटेल में कौन पढ़े, That's the problem. Devil lies in the detail. तुम अपने आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तुम्हें लगता है वाओ हमने क्या क्या कर लिया, बट तुम देखते नहीं हो कि देयर आर सम वेरी क्लोज थिंग्स। जब आप 108 आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो इसमें सारे हाउसेस का पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है, लेकिन जब यह बात बोल दिया गया है कि आर्टिकल 108 में तब यूटिलाइजेशन होता है जब डेडलॉक होता है। डेडलॉक तब होता है जब दोनों हाउसेस एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे। जब दोनों हाउसेस अग्री नहीं कर रहे इसका मतलब है दोनों की पावर इक्वल है। अब दोनों की पावर इक्वल तो केवल ऑर्डिनरी बिल में होती है या फिर टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होती है, लेकिन मनी बिल में तो लोकसभा की पावर बहुत ज्यादा होती है। सो पहले हम आर्टिकल 108 को पढ़ेंगे तो इसमें से मनी बिल को निकाल दिया जा सकता है, बिकॉज लोकसभा की ही सारी पावर होती है प्रैक्टिकली इन मनी बिल। राज्यसभा को तो सिर्फ 14 दिन मिलते हैं, 14 डेज मिलते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा इज द बॉस। तो नंबर 1 मैं मनी बिल को इसमें से हटा सकता हूं। दूसरा कि थोड़ा डिटेल यह भी है कि एक अमेंडमेंट हुई थी जिसको बोलते हैं द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। मैडम इंदिरा गांधी की सरकार के समय पार्लियामेंट ने यह बिल पास किया था जिसमें इसको क्लियरली मेंशन किया गया था बाय अमेंडिंग 368 आर्टिकल कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी हमको किसी का रोल करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रेसिडेंट की भी जरूरत नहीं है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस रखा है, वो तो ऐसे ही है कि बोथ द हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास दिस बिल
सेपरेटली। वर्ड क्या मैंने बोला? सेपरेटली। तो जब सेपरेटली होता है, इतना डिटेल कोई पढ़ाने वाला होगा, अगर सेपरेटली होता है तो ज्वाइंट सेशन में कैसे यूज करोगे? सो नंबर 1, मनी बिल हम रिजेक्ट कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सेपरेटली पास होना होता है, इसको भी हटा देते। तो आंसर विल बिकम नन ऑफ द अबव। हम इसको यूज ही नहीं कर सकते इन दिस। इन अदर वर्ड्स, ये दोनों ही आंसर्स गलत है। आंसर बिकम्स डी। इतना डिटेल में जाओगे तो ही आंसर दे पाओगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दीज 10 क्वेश्चंस। मैं जितना एक YouTube सेशन में तुम्हारे साथ पढ़ा सकता था, उतना स्लो, स्टेडी एंड थरो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी, प्लीज बी माई गेस्ट इन माई अनअकैडमी क्लासेस। एक अलग ही माहौल तुम्हें मिलेगा, एक अलग ही तरीका ऑफ स्टडिंग। ऐसे नहीं हजारों लाखों एस्पिरेंट्स स्वेयर बाय माई नेम। कुछ तो वजह होगी। कम एंड एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ। I'll be waiting for you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.